हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अनपैलन। हम लोग को डिस्कस करना है आज की क्लास में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप देखेंगे। लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किया था, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक कर लिया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल से। आई होप आप लोग लास्ट क्लास देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं गुडविल क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द profits expected in future over the above the normal profit. Goodwill exists only when the firm earns super profit. कह रहा है कि गुडविल तब माना जाएगा जब कोई फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। मीन्स दैट नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट दोनों की जो डिफरेंसेस होगी वो गुडविल है। मीन्स दैट वो सुपर प्रॉफिट कहे जाते हैं। तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि फर्म गुडविल अर्न कर रही है। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेस हैज़ नो गुडविल। जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है जो फर्म, वो माना जाता है कि वो गुडविल अर्न नहीं कर रही है, या फिर जो फर्म लॉसेस में जा रही है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करती है। तो पहला है कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है वो भी गुडविल को अफेक्ट करेगी। अब देखा जाएगा कि फर्म है कहाँ पे, लोकेशन। थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ है मार्केट की सिचुएशन क्या है। 5 स्पेशल एडवांटेज, कौन कौन से स्पेशल एडवांटेज है जिससे गुडविल अफेक्ट होती है। अभी ये बात आती है कि गुडविल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली क्या होता है कि द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को सेल करने पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है हमें, तो वो गुडविल के लिए मिला होगा। सपोज हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है उसकी एक वैल्यूएशन करने के बाद हमें जो प्रॉफिट, हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है वो गुडविल होगा। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इट मे ऑल्सो अराइज इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं उसके टाइम पे भी हम गुडविल मानते हैं, उसकी गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स दैट गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा। पहला कंडीशन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आती है उस टाइम पे भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। दूसरा है अगर कोई पार्टनर न्यू बिजनेस में इंटर कर रही है, मीन्स दैट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो भी हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। फिर रिटायरमेंट अगर हो रही है पार्टनर की, या फिर डेथ हो गई पार्टनर की, या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्विंग स्केल, इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। और 6 केस कह रहा है कि अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप की अमलगमेशन हो गई उस कंडीशन में भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। अभी बात आती है कि ये सब तो हो गए, कब कब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन किस किस मेथड से करेंगे वो अभी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसा मेथड होता है जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस गुडविल इज एन intangible asset, it is very difficult to accurately calculate its value. Goodwill calculated by one method
मे डिफर फ्रॉम द गुडविल कैलकुलेटेड बाय अनदर मेथड। जो हम 3 मेथड यहाँ देखेंगे, इसमें हो सकता है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर आप तीनों मेथड लगाते हैं 1 बाय 1 करके। लेकिन यहाँ पे ये फाइंड आउट आपको करना होगा कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है और हमारे पास कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। पहला देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे क्या होगा कि जितना हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है उसको ऐड करेंगे सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी नंबर्स ईयर के दे रखे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब गुडविल अगर निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल के लिए याद रखिएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोग से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलो। 2013 का है 4 लाख, 2014 का 3,98,000, 2015 का 4,50,000, 16 का 4,45,000 एंड 2017 का 5 लाख। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कितने ईयर का दे रखा है, 5 ईयर है, तो इन सबको ऐड करके हमारा आएगा कुछ 21,93,000, ये वैल्यू आएगा हमारा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 ईयर है। इसको ऐड कर लीजिएगा, आप लोग करते रहिएगा साथ साथ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कितने ईयर्स के लिए है इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो गुडविल क्या आएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट जितना आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर से, तो हमारा आ जाएगा 54,400। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर हमारा कुछ ईयर्स की वैल्यू दे रखा है और नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर दे रखा है तो हम एवरेज मेथड से चले जाएंगे, क्लियर। अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से जाएंगे। देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ने चेक किया था कि सुपर प्रॉफिट होता ही कब है, ठीक है। कह रहा है कि द बेसिक अजम्पशन इन द एवरेज प्रॉफिट सिंपल और वेटेड, ठीक है, सिंपल और वेटेड मेथड of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profits during the first few years of its operation। अगर कोई न्यू बिजनेस, न्यू फॉर्म इस्टेब्लिश्ड हुआ है तो उसके फॉर्म के स्टार्टिंग में तो उसका गुडविल अर्निंग नहीं हुआ होगा। उस कंडीशन में कह रहा कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, फॉर्म्स की जितनी कैपिटल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड करेंगे 100 से, क्लियर। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले
इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी एक स्टेप है, उसको देखते हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी होगा हमारा उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरा, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तीसरा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? डिडक्शन करके नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट की। फोर्थ केस है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द गिविंग नंबर ऑफ ईयर्स। जितनी नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकालेंगे। अभी एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, इसीलिए जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको आप लोग एक बार खुद से करके चलिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको आप लोग खुद बना के देखिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द फर्म्स ऑफ अ बिजनेस showed that the firm's capital employed on December 31st, 2015, 5 lakh, and the profit for the last 5 years, 2010 to 2015, कितना है? 2010 का 40,000, 2012 का 50,000, 13 का 55,000, 14 का 70,000 एंड 15 का 85,000। यहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा, 3 years परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स कई बार कंफ्यूजन होती है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सब क्लियर हो जाए। सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा था? फर्म्स कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम लोग ने चेक किया था अभी, फर्म्स की कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा? फर्म्स कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ इनटू लगा लीजिएगा, बाय मिस्टेक रह गया, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 लाख दिया हुआ है, इसका कितना? 5 लाख दे रखा है, इंटू 10, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10, डिवाइड बाय 100। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाले 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 50,000 आया है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? दोनों को माइनस करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से, तो हमारा गुडविल आएगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था एवरेज मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड यूज किया जाता है बेसिकली। पहला है एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा सुपर प्रॉफिट से। पहला देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट से कैसे होगा। ए में कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा जहां बता रहे हैं वहां पे ए में देखिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहता है कि अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज असर्टेन बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल फर्म्स कैपिटल इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करने चाहिए। पहला देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जितना दे रखा है, लास्ट कुछ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, उसको देखेंगे। सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सर्टेन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। थर्ड में कह रहा है कि असर्टेन द एक्चुअल फॉर्म्स कैपिटल, जो भी नेट एसेट्स होगा, बाय डिडक्टिंग आउटसाइड लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल एसेट। इसमें हमें फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेना है और गुडविल को नहीं लेना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन होते हैं? जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब निकालते कि फॉर्म्स कैपिटल क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर? फॉर्म्स फॉर्मूला कुछ है, उसको याद रखिएगा, पेपर में इजी हो जाएंगे। Where outside liabilities include both long term and short term liabilities. Liabilities में दोनों होंगे, long term and short term में। और फोर्थ स्टेप कहता है compute the value of goodwill by deducting net asset from the capitalized value of average profit। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है? ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, ठीक, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमें कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि लास्ट कुछ साल में वो जो एवरेज प्रॉफिट अर्न करेंगी उसका वैल्यू लेना है, लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। कितना है? 10%। ठीक। असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अभी क्या दे रखा है? गिवन दैट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 8,20,000। हमारा नेट एसेट दे दिया, ठीक है, नेट एसेट दे दिया। तो देखते हैं क्या होगा। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारा? 1 लाख दिया है, 1 लाख दिया है हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट की 10 लाख। अब गुडविल क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। हम क्या यहाँ पे कह रहा था? डिडक्टिंग नेट एसेट फ्रॉम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा यहाँ गुडविल आ गया 10 लाख माइनस 8,20,000। नेट एसेट दे रखा था बिजनेस की, तो 1,80,000 ये हमारा गुडविल आया। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं, बी में क्या कहता है ये? गुडविल कैन ऑल्सो बी असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। अंडर दिस मेथड there is no need to work out the capitalized value of the average profit। ठीक है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं 5, उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। पहला है कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की कैपिटल कितनी है उसको कैलकुलेट करेंगे। जो क्या होता है? कैपिटल, किसी भी फर्म के कैपिटल टोटल एसेट्स के इक्वल होते हैं। उसमें से आपको गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है, ठीक है, और माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना,
कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू, ये एसेट्स में से हम माइनस कर लेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी को, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल ऑफ द फर्म। दूसरा, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट ईयर्स एज स्पेसिफाइड, वो कर चुका होगा स्पेसिफाइड, उसके बेसिस पे देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट कहता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। ओके। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, दैट इज, ठीक है। जो अभी फॉर्मूला देखते हैं, गुडविल इक्वल टू, वो क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे। यूजिंग द डाटा गिवन, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट आर 1 लाख एंड द नॉर्मल प्रॉफिट आर 82,000। इसकी 10% दिया हुआ था, यहाँ पे फिफ्थ नंबर जो है इसमें दे रखा था 8,20,000। द सुपर प्रॉफिट वर्कड आउट एज 18,000। अभी क्या करेंगे, इसमें 18,000 होगा, 1 लाख माइनस 82,000, ठीक है। तो टोटल गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, इसका कितना, इसको सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन मैं डाल दूंगी इसे डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा आप लोग, या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं, कौन कौन से इसके लिए जर्नल एंट्रीज होंगे उसको देखते हैं। The incoming partner who acquires his share in the profit of the firm from the existing partner bring in additional amount to compensate them for loss of their share in super profit. It is termed as his share of goodwill, जो प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है। जब क्या होता है, जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है इन कैश में गुडविल लाएगा तो क्या होगा, सबसे पहला एंट्री क्या होगा उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर गुडविल लाया है और वो भी इन कैश, ठीक है, कैश में लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो पैसे लाए वो गुडविल के लिए लाए होंगे। अभी गुडविल अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने शेयर की कुछ हिस्सा जो न्यू पार्टनर है उनके फेवर में सेक्रीफाइस किए होंगे, तो उनके भी आप पे इनको टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है। गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। क्लियर है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया होगा उसी रेशियो में हम यहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों का नाम लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीन्स दैट गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अल्टरनेटिवली क्या बोलता है, इट इज क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
and then adjusted in favor of the existing partners in their sacrificing ratio. In that case, journal entries क्या होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, अमाउंट बॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल लाएगा उसके लिए है ये। और फिर पार्टनर्स की कैपिटल, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो क्या होगा? न्यू पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम चीजें हैं यहाँ पे, कैश में ला रहा था, फर्स्ट केस में कैश में ला रहा था, सेकेंड केस में क्रेडिट कर रहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो एडजस्टमेंट के लिए है। अभी देखते हैं, इफ द पार्टनर्स डिसाइड that the amount of premium for goodwill credited to their capital account should be retained in business, an additional entry is not passed. If, however, they decide to withdraw their amount, अगर existing partner चाहे तो वो अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, जो भी गुडविल मिला होगा उसको, उसके लिए एंट्री क्या होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? क्या कह रहा कि गुडविल को अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहे तो निकाल सकता है, उसके लिए एंट्री है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, इतने क्लियर हो गया होगा। अभी न्यू देखते हैं हम लोग, क्या होगा कि अगर जो पार्टनर आ रहे हैं, न्यू पार्टनर जो इंटर कर रहा है, वो कैश में ना लाया हो तो, या फिर पार्टली और फुल्ली पेड किया होगा, उस केस में क्या क्या होंगे उसको चेक करेंगे अभी हम लोग। इसमें कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक और दूसरा गुडविल एग्जिस्ट हो बुक में। तो पहला केस देखते हैं कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, देन क्या होगा, जो इनकमिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुडविल बॉट नहीं कर रहा है न्यू पार्टनर। अकाउंट ऑफ गुडविल नॉट बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अगर दूसरा केस है, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक में तो क्या होगा? पहला, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स एंड इज रिटेन ऑफ, अगर हम उसको रिटेन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे उसको डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे गुडविल को। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हम गुडविल को यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं। फॉर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हिडन गुडविल का। पहले भी डिस्कस किया था कि कई बार ये होता है कि वो हिडन गुडविल होते हैं, उसको कैलकुलेट करने से आता है। चलिए देखते हैं कि हिडन गुडविल क्या होता है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन it has to be inferred from the arrangement of the capital and profit sharing ratio। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटते हैं और उनका कैपिटल है
45,000 ईच, ठीक है, दोनों की कैपिटल है 45,000 45,000। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए एडमिट करता है सी को, और ये एडमिट होगा ए बी की सहमति से। सी ब्रिंग इन 60,000। सी कितना ला रहा है? ये सी ला रहा है 60,000 एज हिज कैपिटल के रूप में ला रहा है वो, बेस्ड ऑन अमाउंट वॉट इन बाई सी एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि सी ने गुडविल भी लाया है, ठीक है। यहाँ जो सी एक्स्ट्रा अमाउंट ला रहा है वो क्यों ला रहा होगा? क्योंकि वो फॉर्म का गुडविल होगा कुछ ना कुछ। उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम सी का कैपिटल लेते हैं। सी कितना ला रहा है? 60,000 लाता है। 60,000 को रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 1/3 का, ठीक है, तभी हमको ऑल अमाउंट पता चलेगा। 60,000 यहाँ लिखते हैं हम लोग 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा फॉर्म्स वर्क आउट टू बी 1,80,000। 1,80,000 कैसे आया? 60,000 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। बट द एक्चुअल टोटल कैपिटल ए बी सी तीनों का एक्चुअल कैपिटल क्या होगा? 45,000 40 प्लस 45,000 प्लस 60,000। क्लियर? ये 60,000 तो ला रहा है ना, इसीलिए टोटल करेंगे तो इसका 1,50,000 आएगा। अब डिफरेंसेस करेंगे किसका? तीनों का कैपिटल जितना आया, और हम लोग कैलकुलेट किए थे वैल्यू 60,000 इंटू 3 करके, तो 1,80,000 आया था हमारा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा। 30,000 है, ये जो डिफरेंसेस आ रहा है वो गुडविल है, ठीक है। डिफरेंसेस इन गुडविल, ठीक है, डिफरेंसेस इज ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल 30,000 विच इज टू बी शेयर्ड इक्वली, जो इक्वली शेयर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ए बी में, ठीक। दिस शैल रेज देयर कैपिटल अकाउंट टू 60,000 each and total capital of the firm 1,80,000. In this, C's current account will be debited by 10,000. कितने से? 10,000 से। क्यों? ये गुडविल का अमाउंट है उसकी, ठीक है। वेरी सिंपल इट इज, इट्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। एंड ए बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 5,000 each. क्लियर? ये जो 5,000 each सी की कितनी थी? 10,000, तो ए बी का क्या क्या हो जाएगा? 5,000। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये क्या होता है? Sometimes a firm may have accumulated profit not yet transferred to the capital account of the partners. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जनरल रिजर्व हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है और कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से एंट्री किए जाते हैं। आप लोग का पेपर बहुत नज़दीक है, इसीलिए बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। राजिंदर एंड सुरिंदर दोनों पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके 4:1। ऑन अप्रैल 15, 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज अ न्यू पार्टनर के रूप में नरेंद्र को वो एडमिट कर रहा है। अभी देखते हैं कि उसकी बैलेंस कितना है? 20,000 इन जनरल रिजर्व एंड ए डेबिट बैलेंस 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म।
अभी आपको जर्नल एंट्री करने को मिलेगा, पेपर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीनों को, पहले क्या करेंगे, हम जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट दे रखा है 20,000, उसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, किसके किसके अकाउंट में जाएगा। नरेंद्र तो न्यू पार्टनर है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, और ओल्ड पार्टनर राजेंद्र एंड सुरेंद्र, इन दोनों के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना से 20,000 से। जब न्यू पार्टनर एंटर कर रही है उस समय अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है रिमेनिंग, उसको हम जो ओल्ड पार्टनर है उसमें ट्रांसफर करेंगे पहले, इसीलिए ये एंट्री करवाया जा रहा है आपको। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से। अब 20,000 को 4:1 में बांटेंगे हम, तो राजेंद्र का आएगा 60,000, 20,000 इसको यहाँ पे 20,000 इंटू 4/5, 4 डिवाइड बाई 5, तो हमारा आ जाएगा 60,000। क्लियर। और 1/5 करेंगे तो 4,000 आएगा सुरेंद्र का। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट बैलेंस उसका, उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे। राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो इज सेम 4:1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर कोई पार्टनर एंटर कर रही है बिजनेस में, उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्री होंगे इसको ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in the books at their current value। ठीक है, चलिए देखते हैं डायरेक्ट कि इसका कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हैं। अगर फर्म की एसेट इंक्रीज हो रही है उसमें, तो क्या करेंगे एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू में। ठीक है, अगर डिक्रीज होगी वैल्यू में, एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीमेंट होगी तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जस्ट अपोजिट। अब लायबिलिटीज में अगर इंक्रीमेंट हो रही है, फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, अगर डिक्रीज होगी तो रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। वहीं पे अगर अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है तो उसके लिए क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं पे अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। फिर देखते हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिटेड बैलेंस। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस है तो पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एंट्रियां हैं 1 2 3 4, इसको रिकॉर्ड तभी करेंगे जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, तो ही उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नो नीड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल्स की एडजस्टमेंट्स।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, द पार्टनर्स एग्री दैट देयर कैपिटल शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड so as to be proportionate to their profit sharing ratio. In such a situation, if the capital of the new partner is given, the same can be used as a base for calculating the new capital of the old partner. The capital thus ascertained should be compared with their old capitals after all adjustment relating to goodwill reserve and revaluation of asset and liabilities, etc., have been made, and then the partners whose capital falls short will bring the necessary amount to cover the shortage, and the partner who has a surplus with withdrawal of excess amount of capital। यहाँ कह रहा है ये, इसमें ये हो रहा है कि अगर शॉर्टेज हो रही है अमाउंट की, तो उसकी भरपाई जो पार्टनर्स जिनकी सरप्लस हो रही है, वो जितना अमाउंट एक्सेस है, ठीक है, उससे भरपाई किया जाएगा, और चाहे तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। अभी ये पॉइंट देखते हैं 3.9 में क्या दे रखा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें अगर चेंजेस आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो क्या होगा। ये कब कब चेंजेस आ जाते हैं वो तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो without any admission or retirement of a partner. They can change, समझ आ रही है आपको, they can change existing partner। अगर कोई पार्टनर की एडमिशन या फिर रिटायरमेंट नहीं भी हो रही है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चाहे तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। दिस रिजल्ट in a gain of additional share in future profit of the firm for same partners, while a loss of a part thereof for other partners। I hope clear हो गया होगा इतना। हमारा ऑल अबाउट पार्टनर्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये थे। आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप पहले कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा, हो जाएंगे सॉल्व। अगर नहीं होंगे सॉल्व कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।